नमस्कार। मैं सेवानिवृत्त कर्नल मनोज वर्मा भारत चीन संबंधों को रेखांकित करूंगा। वैसे तो भारत और चीन दोनों की सभ्यताएं बहुत पुरातन हैं और उसको मैं 2500 साल जो कि आज बुद्ध धर्म का आयु है उससे जोड़ूंगा, क्योंकि कलिंग के विजय के बाद अशोक ने जब अस्त्र त्यागा और बौद्ध धर्म को अपनाया, वो कालखंड था जब विश्व भर में, विशेषकर साउथ ईस्ट एशिया में बौद्ध धर्म का भारत से जाना शुरू हुआ। समुद्री मार्ग से इंडोनेशिया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, चीन, सुदूर जापान तक भारत से बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ। तो हम ये कह सकते हैं भारत चीन संबंध तकरीबन 2500 साल पुराना है। बौद्ध धर्म शांति, सहयोग की बात करता है। तो आज ये प्रश्न आता है कि जो धर्मावलंबी, जो अधिकतर चीनी जो बौद्ध धर्मावलंबी है, ऐसा क्या हुआ इस 2500 साल में कि आज वो पूरे दुनिया के लिए एक नासूर बने हुए हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है, हालांकि बौद्ध धर्म उस समाज का प्रीनोमिनेंट धर्म था, लेकिन उन पर कन्फ्यूशस और सुंग त्साओ के विचारधारा का बहुत प्रभाव था और ये भी बहुत पुरानी विचारधारा है। और इन विचारधाराओं का निचोड़ ऐसा है, जब शत्रु आपको ताकतवर दिखे तो आप पीछे हट जाओ, जब आप स्वयं ताकतवर हो तो आपके शत्रुओं को या प्रतिद्वंदियों को ऐसा लगना चाहिए कि आप तैयार नहीं हो और बहुत कमजोर हो। जब आप तैयार हो तब दूसरों को लगना चाहिए कि आप तैयार नहीं हो। तो उनकी विचारधारा में ही कहीं ना कहीं एक छुपा हुआ मैसेज है, जो कि कहीं ना कहीं छद्म रूप से सिखाता है कि आप अपने प्रतिद्वंदी के साथ अपने जो व्यवहार है वो स्वाभाविक नहीं होना चाहिए। इसी तरह भारत चीन संबंध हालांकि बहुत आदान प्रदान था। चीनी सभ्यता की सबसे विशेष बात थी चीन का मुख्य उत्पाद सिल्क। चीन से के जो भी विश्व भर में संपर्क था, उसका एक बहुत बड़ा कारण चीन के सिल्क उत्पाद का था। और मध्यकाल में तिब्बत में जब ऑटोमन एम्पायर था, उस वक्त टर्की में जब ऑटोमन एम्पायर था, तब टर्की से लेकर चीन तक, जिंजियांग प्रांत तक जो व्यापारी थे वो अपने सामग्रियों को लेकर आते थे, घोड़े, खच्चर, ऊंट पर लाद कर, और उस पूरी दूरी को तय करने में उनको कई महीने, कई साल भी लग जाते थे। और रास्ते में जहाँ पर भी व्यापार के लिए रुकते थे, आदान प्रदान करते हुए वो चीन के जिंजियांग प्रांत तक पहुँचते थे। उस रास्ते में पड़ने वाले अधिकतर देश इस कालखंड में इस्लाम को कबूल कर लिया, क्योंकि वहाँ पर कोई स्थापित धर्म नहीं था और इसलिए किसी तरह का विरोध भी नहीं था, किसी तरह की प्रतियोगिता नहीं थी। और स्वाभाविक रूप से जब कोई व्यापारी आता था, जो चूँकि टर्की से आता था, इस्लाम उसका धर्म हुआ करता था, ईद, बकरीद या जो भी त्यौहार पड़ते थे उसको मनाता था, लंबे कालखंड तक वो रास्ते में ही रहता था। और चूँकि रास्ते में पड़ने वाले जो देश प्रदेश थे वो बहुत संपन्न नहीं थे, ये व्यापारी संपन्न हुआ करते थे, वहाँ की महिलाओं से इनकी शादी हो जाती थी और जो धर्म वो उनका होता था वो महिलाएं भी उस धर्म को अपना लेती थी। और ऐसा करके ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम देखेंगे कि रसिया के नीचे सिल्क रूट में पड़ने वाले ये सारे देश हैं, करीब 30 देश हैं, जिसमें ताशकंद, चेचेनिया, अजरबैजान,
उज्बेकिस्तान इत्यादि देश हैं, ये सब इस्लामिक देश हैं जो किसी संघर्ष के तहत नहीं, इस व्यापारी रास्ते में पड़ने के कारण ये सब उन्होंने इस्लाम कबूल किया। और ऐसा करते वो जिनजियांग तक वो जाते थे और जिनजियांग प्रांत में अपने जो भी सामग्री साथ लाए हुए होते थे उसको बेचने के बाद चीन का सिल्क लेकर वो वापस उसी रास्ते से होते हुए टर्की तक जाते थे। कोई विशेष इसमें ऐसी बात नहीं हुई जिसको का उल्लेख भारत चीन संबंधों के लिए यहाँ पर पड़े, सिवाय इसके कि ये रास्ता जो था उस कालखंड में भारत का ही एक हिस्सा ठीक अफगानिस्तान के ऊपर से ही गुजरता था। अब मैं अगले भाग को, कालखंड को लूंगा जिसमें 1914 से लेकर 1919 तक होने वाले प्रथम विश्व महायुद्ध के दौरान विश्व के अलग अलग देशों में ने उस युद्ध में भाग लिया और मित्र राष्ट्र और एक्सिस पावर दो अलग अलग थे। और इस युद्ध का सबसे जो मुख्य कारण था वो जो युद्धरत देश थे उनके सबके पास अपनी कॉलोनीज थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन 18वीं सदी में शुरू हो गया था और इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रगति स्वाभाविक रूप से होता रहे, इसलिए उन देशों को ऐसे नवीन स्थानों की जरूरत थी जहां से वो प्राकृतिक संपदा और सस्ता लेबर ला सकें और उसका उपयोग अपने इंडस्ट्री के बढ़ाने में कर सकें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस युद्ध में जो मुख्य भागीदार थे अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और उसी के साथ मित्र राष्ट्रों के साथ रशिया भी उनके सहभागी थे। दूसरी ओर टर्की, जर्मनी इत्यादि देश थे। इतिहास से गौर करने से हम देखते हैं इस युद्ध के चलते के दौरान ही रशिया में विद्रोह हुआ और स्थापित सरकार जो राजा रानी थे वहाँ के जार और जारीना, उनकी हत्या करने के बाद बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ जिसको अक्टूबर रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। उसके होने के बाद रशिया में पहली बार एक कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना हुई और उस सरकार की स्थापना होने के तुरंत बाद जब सरकार सत्ता साम्यवादियों के अधीन आ गया, उन्होंने फौरन ही प्रथम विश्व युद्ध से अपने को अलग कर लिया, ये कहते हुए कि ये युद्ध हमारे जो एक्सप्रेस्ड नीति है उसके विरुद्ध है, क्योंकि ये युद्ध गरीब, मजदूर और किसानों के एक्सप्लॉयटेशन के साथ जुड़ा हुआ है। और इस तरह से रशिया उस युद्ध से, जैसा कि हम जानते हैं 1917 में जब बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ, उससे अलग हो गए। विश्व ने इसके बाद एक नई संस्कृति देखी जिससे युद्ध के उपरांत यूएस और यूरोप के वो देश जो उस युद्ध में यूएस के साथ थे, उन सब ने ये महसूस किया कि साम्यवादी ताकतें जिन्होंने यूएसएसआर में पांव पसार लिया है, उनको डर लगा कहीं ऐसा ना हो कि पूरे यूरोप में वो स्थापित हो जाए। और इस उद्देश्य से उन्होंने यूरोप में जब अगला इलेक्शन हुआ जर्मनी, इटली आदि देशों में, बावजूद इसके कि हिटलर की और मुसोलिनी की पार्टियों को सत्ता में बहुत कम, इलेक्शन में बहुत कम संख्या में जीत हासिल हुई, लेकिन उनको ये लगा, जो स्थापित दल थे उनको ये लगा कि साम्यवाद को कंटेन करने में, रोकने में ये हिटलर की और मुसोलिनी के दल सक्षम होंगे। और इस उद्देश्य से उन्होंने स्वयं प्रयास करके हिटलर और मुसोलिनी को जर्मनी और इटली में सत्ता में स्थापित कर दिया। सिर्फ
उद्देश्य एक था कि साम्यवाद का प्रचार प्रसार यूएसएसआर के बाहर न हो सके। कहीं न कहीं ये ताकतें चीन, चूंकि एशिया का एक बहुत बड़ा भूखंड था, उसमें भी, और रशिया से उसकी बहुत बड़ी एक भूभाग, एक सीमा लगती थी, उस उद्देश्य से यूएसएसआर का प्रभाव चाइना में न पड़े, इस उद्देश्य से उस कालखंड में चीन के सैन्य शासक चंगाई शेक का उन्होंने साथ दिया और चीन के अंदर एक गृह युद्ध का निर्माण हुआ जो बहुत लंबे समय तक चलता रहा। भारत में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों ने चीन के बढ़ते प्रभाव, उनकी नीति और उनका जो सुंगचाओ का विचारधारा से का प्रभाव, उसका भविष्य में होने वाली घटनाओं पर क्या संभावित प्रभाव है, देखते हुए उन्होंने ये तय किया कि चीन और भारत की सीमाएं नहीं मिलनी चाहिए और हर तरह के प्रयत्न किए कि चीन को किस तरह से उनकी सीमाओं में ही बंद रखा जाए और वहां साम्यवाद का प्रचार प्रसार नहीं होने दिया जाए। इस उद्देश्य से चीन और भारत के बीच में पड़ने वाला तिब्बत को उन्होंने एक बफर स्टेट के रूप में रखा और चीन की सीमा की कहीं पर भी भारत की सीमाओं से, तत्कालीन भारत की सीमाओं से नहीं मिलने दिया। हमने आजादी के बाद कुछ गलतियां की, उसमें से सबसे पहली गलती यही कि हमने जब चीन 1949 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना और 1950 में उन्होंने तिब्बत का अधिग्रहण करने का प्रयास किया, तो हमने उनको रोकने के बजाय हमने उसको, उनके उस अधिग्रहण को मान्यता दे दी। द्वितीय विश्व युद्ध भी शुरू हो चुका था और द्वितीय विश्व युद्ध में फिर अपने विचारधारा को छोड़कर यूएस, इंग्लैंड, फ्रांस के साथ ही यूएसएसआर खड़ा था। लेकिन द्वितीय विश्व महायुद्ध खत्म होने के, समाप्त होने के बाद साम्यवाद और कैपिटलिज्म का जो भेद था, विचारधारा का जो अंतर था, वो खुलकर सामने आ गया। हालांकि यूएनओ की स्थापना हो गई 1945 में, लेकिन विश्व दो बड़े खेमों में बंट गया। एक का नेतृत्व यूएस कर रहा था, दूसरे का नेतृत्व यूएसएसआर कर रहा था, यानी कि साम्यवादी ताकतें और कैपिटलिस्ट फोर्सेज। इस कालखंड में साम्यवादी ताकतों को यूएसएसआर की सीमाओं में बांध कर रखने के लिए यूएस ने एक नई नीति का प्रतिपादन किया, जिसको हम डैगर और डॉलर पॉलिसी के रूप में जानते हैं। और इसके अंतर्गत यूएसएसआर के में यूरोप, एशिया में पड़ने वाले जो देश थे, उनमें से अपने मित्रों को ढूंढकर यूएसएसआर ने उनको नाटो, सीटो, सेंटो नामक सैनिक संगठनों में शामिल किया। साथ ही वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में अर्थव्यवस्था को सहायता देकर, मदद देकर, आर्थिक मदद देकर वहाँ के, जिससे लोगों पर साम्यवाद का प्रभाव न पड़े, इस बात को रोकने के लिए उद्देश्य से, इसीलिए इसको डैगर और डॉलर पॉलिसी कहते हैं। और ऐसा करके उन्होंने पूरे यूएसएसआर को पूरे पश्चिम दक्षिण दिशा तक घेर लिया। चूंकि उस कालखंड में विश्व दो भागों में बंट जाने के बाद भी तत्कालीन भारतीय राजनीतिज्ञों ने स्वतंत्रता के उपरांत किसी भी गुट में शामिल होने से इनकार किया, तो एक तीसरा मोर्चा जो तत्कालीन प्रधानमंत्री और अरब के नेता अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो के नेतृत्व में एक तीसरा मोर्चा शुरू हुआ, जिसको गुट निरपेक्ष कहा गया। कुछ देश उसमें शरीक हुए, लेकिन उनके पास करने या कहने के लिए न कोई ताकत थी और न कोई सामर्थ्य था, तो फिर भी वो चलता रहा और हम किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए। इसका सीधा असर ये हुआ कि न चाहते हुए भी एशिया में यूएसएसआर की सीमाओं तक पहुंचने के लिए जो मिलिट्री बेसेस, एयर बेसेस, पेट्रोल रिफ्यूलिंग फैसिलिटी की जरूरत
यूएस को उस कालखंड में था, उसके निमित्त उन्होंने पाकिस्तान को अपना नेटो का सदस्य चुना और उसको उस समय पूरी तरह से डॉलर और डैगर पॉलिसी से उन्होंने वो किया, लाभ पहुंचाया, जिसका बाद के समय में हमें बहुत नुकसान हुआ। अंग्रेजों ने दो देशों के, चीन और भारत के सीमाओं के बीच में सिर्फ तिब्बत ही नहीं रखा, उन्होंने एक और भी काम किया कि भारत में उत्पादित होने वाले अफीम का बहुत बड़ा भाग उन्होंने चीन में पहुंचाना शुरू किया और उसी निमित्त एक अलग से रेल लाइन की स्थापना की गई, रेल रूट की स्थापना की गई, जिससे मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमावर्ती क्षेत्रों में उत्पादन होने वाले अफीम को चीन तक पहुंचाया जा सके। आज भी जो मीटर गेज लाइन हैदराबाद से चित्तौड़, नीमच, जयपुर, आगरा, वाराणसी होते हुए सिलीगुड़ी तक जाती थी, जिसका को अब ब्रॉड गेज कर दिया गया। इस रेल पथ का निर्माण सिर्फ इस क्षेत्र में नीमच, रतलाम, मंदसौर, चित्तौड़गढ़ में उत्पादित अफीम को चीन की सीमाओं तक पहुंचाना ही था और सिलीगुड़ी तक पहुंचने के बाद सिलीगुड़ी के आगे कोई भी रेल पथ नहीं था, वहां से बाई रोड अरुणाचल से उसको चीन के उत्तरी भाग में पहुंचाया जा सकता था, जिसको उस रूट को का नाम दिया था नॉर्थ चाइना हम्प रूट। हम्प किसी भी पशु के कुबड़ को, उबड़े हुए कुबड़ को कहते हैं, क्योंकि वो पथ वैसे ही भारत से चीन जाने में ऊंचाइयों से होकर गुजरता था, तो इसलिए उसको हम्प रूट कहते थे। इस तरह से चीन करीब 100 साल तक एक राष्ट्र के रूप से अफीम के नशे में रहा। ये अंग्रेजों की दूरगामी विदेश नीति का हिस्सा था कि चीन को अफीम के नशे में रखो, क्योंकि उनको पता था ये प्राचीन सभ्यता है और जब भी ये जगेंगे, नशे से निकलेंगे, विश्व के लिए अशांति और एक शक्तिशाली विरोधी के रूप में ही उभरेंगे। स्वतंत्रता, द्वितीय विश्व महायुद्ध के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ, हमने इन बातों को, किन कारणों से अंग्रेजों ने एक देश को बीच में रखा, चीन के उदय से हमें क्या संभावित नुकसान है, इन बातों को ध्यान में न रखते हुए हमने प्राचीन काल में कौरव पांडव भाई भाई की नीति से हुए नुकसान और महाभारत के युद्ध से भी सबक नहीं लेते हुए एक नई नीति हिंदी चीनी भाई भाई की शुरू की और इसके फलस्वरूप 1962 में, उस वक्त जब तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री चावल भारत आए हुए थे, उन्हीं दिनों 1962 में हमने अपने अरुणाचल से लेकर, अब चूंकि तिब्बत देश नहीं था, भारत से सीमाएं सीधे चीन की लग रही थी, 3000 किलोमीटर की उत्तर पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक, अरुणाचल से लेकर आज के गलवान घाटी तक का पूरा हिस्सा चीन से मिलता था। उस वक्त भी जो युद्ध है गलवान घाटी में शुरू हुआ, लेकिन हमने उस वक्त किसी भी तरह की तैयारी नहीं की। हम पंचशील में भिड़े रहे और जो भी देश जिनमें हमने बौद्ध धर्म को पहुंचाया था, उन देशों को लेकर एक नया गुट बनाया था जिसमें चीन भी शामिल था, इस उम्मीद से कि ये सब देश शांति से रहेंगे, और ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने आक्रमण किया। बहुत बड़ी संख्या में हमें जवानों को शहादत देनी पड़ी। हम तैयार नहीं थे युद्ध के लिए, हमारे साजो सामान की भी कमी थी और उच्च क्षेत्रों में, हाई एल्टीट्यूड में युद्ध करने की ना हमारे पास तैयारी थी, ना हमारे पास साजो सामान था, ना हम उसके लिए किसी भी तरह से तैयार थे। और उस युद्ध के एक तरफा ही चीन ने हमला करने के बाद